तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2। पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो धातुओं में फर्मी ऊर्जा क्या होता है। धातुओं में फर्मी ऊर्जा क्या होता है। धातुओं में फर्मी ऊर्जा क्या होता है। फर्मी ऊर्जा हम किसको कहेंगे धातुओं में। आंसर लिखिए। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा लिखो। अधिकता नहीं, अधिकतम। धातु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा को धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। फर्मी ऊर्जा कहते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो। फर्मी ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पाए जाने की प्रायिकता 1/2 होती है, मतलब 50%, है ना। अधिकतम तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाता है। और फर्मी ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 1/2 होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखो। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में इस प्रकार से 3 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से 3 कॉलम आप बना लीजिए कॉपी में ऐसे। ठीक है, 3 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम लिखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला कॉलम लिखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा में लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा कॉलम में लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा कॉलम में लिखिए लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है,
तो पहला कॉलम में लिखोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा में अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा में लौह चुंबकीय पदार्थ। बना लिए 3 कॉलम। देखो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एकदम पहला पॉइंट लिखिए, वे पदार्थ, पहले प्रतिचुंबक की तरफ लिखना, वे पदार्थ या ये पदार्थ लिखो, ये पदार्थ, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, विपरीत दिशा में, रखे जाने पर विपरीत दिशा में, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है, अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। इसके बारे में लिखो, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में, ये विपरीत दिशा में बोला, इसमें बाह्य क्षेत्र की दिशा में, बाह्य क्षेत्र की दिशा में, बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है, तो इसमें हमने कहा था विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है, ये बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। ठीक है, और लौह चुंबकत्व के बारे में लिखिए, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर प्रबल चुंबकत्व, बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करता है। रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में, बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लिए सभी का, देखो है ना। तो इसके बारे में कहा, ये विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है। इसके बारे में लिखा है यह बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है, और इसके बारे में लिखा है बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करता है। इतना लिखने के बाद में एक लाइन आप खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद में अब आते हैं सेकंड पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे,
ठीक है, इस प्रकार से आपने 3 पार्टीशन किया होगा कॉपी का, किए हो ना 3 पार्टीशन। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका कंप्लीटेड सबका, बोलो। फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका। चलिए सेकंड पॉइंट लिखो। इन पदार्थों के अंदर, पहले इसमें लिख रहा है प्रतिचुंबकीय, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा कुछ दूर दूर होती हैं। लिखो, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में, या इन पदार्थों के अंदर लिखो, इन पदार्थों के अंदर, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा कुछ दूर दूर होती है, कुछ दूर दूर होती है, दूर दूर होती है। इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा कुछ दूर दूर होती है। इसमें लिखो, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में, इन पदार्थों के अंदर, के अंदर, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा पास पास होती है, वायु की अपेक्षा कुछ पास पास होती है, कुछ पास पास होती है। इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा कुछ पास पास होती हैं। और इसमें लिखिए, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, इन पदार्थों के अंदर, पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, रेखाएं वायु की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा अत्यधिक पास होती है, वायु की अपेक्षा अत्यधिक पास होती है। ठीक है, इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा अत्यधिक पास होती हैं, अत्यधिक पास पास होती है, अत्यधिक पास होती है, अत्यधिक पास पास होती है भी लिख सकते हैं, अत्यधिक पास पास होती है भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, कंप्लीट हुआ सेकंड पॉइंट सबका। देखो चलिए, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। देखो, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, इन पदार्थों, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसमें लिखिए, इन पदार्थों की, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। इसमें लिखो, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है ना। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है लेकिन कम होती है, धनात्मक होती है लेकिन कम होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तो होती है लेकिन कम होती है। इसमें लिखो, इन पदार्थों की, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति
धनात्मक होती है लेकिन अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, धनात्मक होती है लेकिन अधिक होती है, लेकिन अधिक होती है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट हो गया क्या, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, इसकी धनात्मक होती है लेकिन बहुत अधिक होती है, इसमें धनात्मक होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। लिखो फोर्थ पॉइंट, लिखिए इसकी चुंबकनशीलता इसकी इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, लिखो आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकनशीलता, इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से कम होता है। इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से कम होता है। इसमें लिखो इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता, इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से कुछ अधिक होता है। चुंबकनशीलता का मान 1 से कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक होता है। इसमें लिखो इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होती है। देखो लिख लिया क्या? यस सर। चलिए आते हैं 5वें पॉइंट। इस प्रकार से लाइन खींच दिया करो, है ना, कंप्लीट होता है तो एक लाइन आपको खींचना है। ठीक है, लिखो इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसमें लिखो इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ आपने लिखा है यह ताप पर निर्भर, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इसमें लिखो इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के, ये भी परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
सेम रहेगा, है ना। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये दोनों सेम है इसका। चलिए, हो गया पांचवा पॉइंट। देखो, यस सर। चलिए अब आते हैं छठवें पॉइंट पर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर। चलिए, छठवां पॉइंट लिखो, इन पदार्थों से चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। इन पदार्थों से चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। इन पदार्थों से चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। यहाँ लिखिए, इन पदार्थों से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। चुंबक तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनके बारे में आपने लिखा, इन पदार्थों से चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनके बारे में लिखोगे, इन पदार्थों से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। चुंबक तो बन जाएगा, लेकिन स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। यहाँ लिखो, इन पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इन पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है चुंबक नहीं बनाए जा सकते, या चुंबक तो बना सकते हैं लेकिन स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, और यहाँ पे आप लिखोगे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट हो गया कंप्लीट। देखो, यस सर। लिखो सातवां पॉइंट लिखो, इन पदार्थों का घोल यू नली में भरकर इन पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, इन पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में द्रव का तल कुछ नीचे गिर जाता है। नली में द्रव का तल कुछ नीचे गिर जाता है। नली में द्रव का तल कुछ नीचे गिर जाता है। इन पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में द्रव का तल कुछ नीचे गिर जाता है। यहाँ लिखिए, इन पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर द्रव का तल कुछ ऊपर चढ़ जाता है। रखने पर नली में द्रव का तल कुछ ऊपर चढ़ जाता है।
चढ़ जाता है। द्रव का तल कुछ ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ लिखिए इन पदार्थों का घोल, इन पदार्थों का घोल घोल यू नली में, यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में द्रव का तल अधिक ऊपर चढ़ जाता है। इसमें कुछ ऊपर चढ़ जाता है, इसमें अधिक ऊपर चढ़ जाता है, अधिक ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। नली में द्रव का तल अधिक ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, नोट कर लिए। Yes, sir. चलिए एक लास्ट और अंतिम पॉइंट लिखो, 8वां पॉइंट है ना। ठीक है, लिखो इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं कॉपर, सोना, जल इत्यादि। कॉपर, सोना, जल इत्यादि। इसके उदाहरण हैं कॉपर, सोना, जल इत्यादि। इसमें लिखो इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन इत्यादि। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे लिखो इसके उदाहरण हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इसमें लिखो इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। ठीक है, देखो हो गया। देखिए Yes, sir. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिखो चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए।
चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। Yes, sir. ओके, लिखो इसका आंसर। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लिखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे, इसका उदाहरण दे दो। ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में लिखो कॉपर, सोना, जल इत्यादि। दो दो उदाहरण देने बोला है, 2 ही देना, 3 देने की जरूरत नहीं। दो, कॉपर, सोना, जल, है ना। इसमें लिखा है प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, है ना। चलिए, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। तीसरा लिखो लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट है, या आप बोल सकते हैं निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। ठीक है, तो एग्जाम में आगे लिख लोगे इसको। देखो